हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसका पार्ट 6 लेकर आए हैं। इससे पहले क्या जो 5 पार्ट्स थे, उम्मीद है आपने ज़रूर देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। और अगर आप उनको नहीं देख पाए हैं या आपसे वो पार्ट छूट गए हैं तो उनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 6 में हमारे पास क्या क्या है। पार्ट 6 में हम लोग मैन्योर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने थोड़ी बहुत बात की थी कि मैन्योर कैसे बनाया जाता है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो जो मैन्योर क्या करती है सॉइल के लिए, एक तो उसका टेक्सचर अच्छा करती है, उसमें जिस चीज़ की कमी होती है उसको पूरा करती है, और साथ में उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो कम हो जाते हैं उनको दोबारा से रिप्लेनिश करती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। देखिए एक नया यहाँ पर टर्म्स आ गया है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो क्या काम आता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के काम आता है। और ये भी जो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए एक दूसरी मेथड है, जैसे कि मैन्योर ऐड करना था, लगभग उसी तरह से काम करती है, लेकिन मेथड दूसरी है। देखें क्या होता है इसमें। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब हम किसी फील्ड में क्रॉप लगाते हैं तो एक फसल के बाद दूसरी लगाते हैं और दूसरी के बाद फिर वही पहली वाली फसल को हम रिपीट कर देते हैं, जबकि क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा अलग है। क्रॉप रोटेशन का मानना ये है कि जब हम एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाएं तो दूसरी फसल के बाद फिर पहली फसल को रिपीट ना करके हमने कोई तीसरी फसल लगानी चाहिए, मतलब क्रॉप्स को रोटेट करना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वीट यानी कि गेहूँ के बाद हम अगर पैडी या धान लगाते हैं तो पैडी के बाद फिर वीट ना लगा के हमें क्या लगाना चाहिए, या तो ग्रैम लगाना चाहिए या उससे मिलती जुलती कोई और चीज़ लगानी चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। तो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत पहले से लोग क्या करते आ रहे हैं कि एक सीजन में अगर वीट बोते हैं तो उसके बाद लेग्यूम्स मतलब दलहनी फसलें होती हैं तो उनको बोते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। और इससे नाइट्रोजन जो है उसमें रिप्लेनिशमेंट, नाइट्रोजन क्या होती है सॉइल में मिलती है, जो कम हो गई होती है वो फिर से आ जाती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो जो फार्मर्स हैं इस प्रैक्टिस को, इस जो मेथड है उसको काफ़ी यूज़ करते हैं, क्रॉप रोटेशन को। तो आइए एक वीडियो को देखकर हम क्रॉप रोटेशन को और अच्छे से समझते हैं कि आखिर क्रॉप रोटेशन है क्या। त्रिलोकी चाचा, बड़े परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ भाई किशन, परेशान तो हूँ। लगता है इस साल भी कीड़े खा जाएंगे मेरी मेहनत का फल। 2 साल हो गए। चाचा अगर ये बात है तो तुम हर साल एक ही फसल क्यों उगाते हो? भाई मेरे खेत में जो फसल बढ़िया होती है वही तो लगाऊंगा हैं? लेकिन चाचा, हर बार एक ही फसल लगाने से आपके खेत की उपज आने वाले सालों में कम होती जाएगी। तो इसका क्या इलाज है? इलाज तो आसान है, आप भी ध्यान से देखिए। कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखकर हम लंबे समय तक अपने खेत को उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। ऐसी एक विधि है फसलों का चक्रीकरण, यानी कि लगातार एक ही फसल ना बोकर बीच के समय में नई और अलग तरह की फसल बोना। फसल चक्रीकरण के क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो फसलों का चक्रीकरण मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है। देखो चाचा,
मकई और गेहूं जैसे अनाज की फसलों से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अनाज की फसल के बाद हरी फलियां लगाने से खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है और मिट्टी में नाइट्रोजन बना रहे तो बाजार की खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पैसे भी बचेंगे। फसल चक्रीकरण का दूसरा फायदा है कि इससे एक ही प्रजाति की फसलों में लगने वाले कीड़े और रोगों की रोकथाम होती है। जैसे आलू के ठीक बाद बैंगन या टमाटर मत लगाएं, क्योंकि ये सब एक ही प्रजाति के भाई बंधु हैं। एक जरूरी बात का ध्यान रखना कि गहरी जड़ वाली फसल और सतही जड़ वाली फसलों को बारी बारी से बदलना चाहिए। इससे मिट्टी की संरचना और उर्वरा बनी रहती है और पानी के निकास में मदद मिलती है। वाह भाई किशन, तुमने तो बड़े काम की बात बताई। हाँ चाचा। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से क्रॉप रोटेशन से हम लोग सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। आपने इससे पहले क्लास 7th में ज़रूर राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये कहाँ मिलते हैं? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं यानी कि दलहनी फसलें होती हैं, जैसे पी हो गया, मटर, ग्रैम, चना, तो इनके रूट्स में मिलते हैं। उनके रूट्स नोड्यूल्स में मिलते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेयर में जो हमारी नाइट्रोजन है इसका फिक्सेशन करके सॉइल में मिलाते हैं, जिससे कि सॉइल में जो नाइट्रोजन की कमी हो गई होती है वो पूरी हो जाती है, सॉइल नाइट्रोजन से रिप्लेनिश हो जाती है। आइए एक वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया काम कैसे करते हैं और वो कहाँ पर रहते हैं। What is nitrogen fixation? It is a chemical process by which atmospheric nitrogen is assimilated into organic compounds, especially by certain microorganisms, as part of the nitrogen cycle. How does it happen in plants? The bacterium Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants, such as peas, with which it has a symbiotic relationship. It is involved in the fixation of nitrogen in these plants. तो हमने देखा कि किस तरह से राइजोबियम बैक्टीरियाज जो हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स यानी कि जो जड़ों में उनकी गांठें होती हैं वहाँ पर रहते हैं, और उनके बीच में जो प्लांट्स और बैक्टीरिया के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो बैक्टीरिया को रहने के लिए घर देती हैं, जगह देती हैं, और बदले में बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करके प्लांट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं प्लांट्स को। तो दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया नाइट्रोजन से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको लेकर सॉइल में मिलाते हैं। Like us, plants also require a lot of nitrogen to make proteins. So they absorb nitrogen continuously from the soil, due to which the amount of nitrogen becomes deficient. As you all know, that there is 78% of nitrogen present in our atmosphere, but plants cannot use it in the manner directly as they can use carbon dioxide. They require nitrogen in soluble form. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. These bacteria live in the roots of gram, peas, mung beans, and other legumes and provide them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. Thus, we can say that Rhizobium shows a symbiotic relationship. प्लांट रेसिड्यू ये किससे बनता है? या तो प्लांट रेसिड्यू जो पौधे सड़गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उससे बनता है, या फिर एनिमल डंग यानी कि गाय या इनके गोबर वगैरह से बनता होगा। सेकंड देखिएगा,
फर्टिलाइज़र में, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़, वो फैक्ट्रीज़ में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, जबकि मैन्योर को हम खेतों में भी बना सकते हैं। थर्ड, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र जो है सॉइल को ह्यूमस नहीं देते हैं, नमी नहीं, उसमें ह्यूमस नहीं मिलता है, जबकि मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, क्योंकि वो खुद ही ह्यूमस से बना होता है तो काफ़ी ह्यूमस देता है। फोर्थ है, फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र को बनाया ही ऐसे जाता है कि वो पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें काफ़ी रिच होता है वो, जबकि मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सेम वॉल्यूम का मैन्योर फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में कम रिच होता है। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो हमने टेबल 1.1 देखा और उसमें हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी देखे। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र्स। दिस इज़ बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में अच्छा माना जाता है। क्यों? उसके नीचे पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर ऐड करने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है वो बढ़ जाती है, नमी ज़्यादा रहती है उसमें। सेकंड जो है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। क्योंकि मैन्योर खुद पोरस होता है, मुलायम होता है, भुरभुरा होता है, जिसकी वजह से सॉइल को भी वो पोरस कर देता है और सॉइल पोरस सॉइल में ईजीली एयर ट्रैप हो जाती है, अंदर चले जाती है उसकी। थर्ड है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो मैन्योर कई फ्रेंडली माइक्रोब्स को फूड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो फ्रेंडली माइक्रोब जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छे माने जाते हैं वो मैन्योर ऐड करने से बढ़ते हैं। फोर्थ है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और सॉइल का जो टेक्सचर भी मैन्योर की वजह से इम्प्रूव होता है। तो अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप रोटेशन? एंड आंसर 1 इज, when different crops are grown one after the another, this is called crop rotation। तो crop rotation क्या है? फसलों को बारी बारी से लगाना, क्रॉप्स को एक के बाद एक रोटेट करना, उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई क्रॉप रोटेशन इज इम्पोर्टेंट? आंसर नंबर 2 देखिए, क्रॉप रोटेशन हेल्प टू मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल फर्टिलिटी, प्रिवेंट्स डिजीजेस, कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड वीड्स। इतने काम करता है क्रॉप रोटेशन। क्या क्या? सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करता है, डिजीजेस, प्रिवेंट डिजीजेस का मतलब फसलों को जो डिजीज़ होती है, बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है, कंट्रोल इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और वीड्स जो अनवांटेड जो घास वगैरह हो जाती है फसल के साथ उनको भी रोकता है क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम लेग्यूमिनस प्लांट्स। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में हमें नाम उनके बताने हैं। आंसर क्या है? चिक पीस, बीन्स, पीस, सोयाबीन, पीनट्स एक्सेट्रा। तो ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। मटर, बीन और इस तरह के जो चने वगैरह हैं सभी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूजफुल फॉर सॉइल, एक्सप्लेन। कि हमें लेग्यूमिनस प्लांट्स क्यों लगाने चाहिए, क्या फ़ायदा देते हैं सॉइल को। और आंसर 4 है, राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनके नोड्यूल्स, उसमें गांठें होती हैं, उनमें कौन होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं? दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्सेशन करते हैं, विच इज़ गुड फॉर प्लांट्स। और वही नाइट्रोजन जो है प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Therefore, leguminous plants are good for soil. Question number 5, write 4 differences between fertilizers and manure। दोनों के बीच में 4 differences करने हैं। अभी हमने बुक में भी देखा था। फर्स्ट क्या है? फर्टिलाइजर में देखिए, दीज आर मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैन्योर, दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्टिलाइजर, दीज आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। मैन्योर, दीज कैन बी प्रोड्यूस इन द फील्ड। थर्ड फर्टिलाइजर का, दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस नहीं देते हैं
और मैन्योर में क्या है, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र का फोर्थ पॉइंट है, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। और मैन्योर में दे आर रिलेटिवली लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी देख लिए हैं। अब आपका काम ये है कि आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से दोहराइएगा और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और जो भी आपको टॉपिक में समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको ज़रूर लिखिए और उनका आंसर दिया जाएगा। और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अब इसके 7th पार्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।